आई होप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोग को 12th कक्षा में जो भी आपको उर्दू में पढ़नी है कहकशा बुक, कहकशा हिस्सा दोम, जिसमें जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उसका आज वीवीआई सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमेशा आते रहते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन बैंक में भी देखा होगा। सो मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी इसके बाद कराऊंगा आपको, इंशाल्लाह कल वीडियो आ जाएगी। आज मैं सब्जेक्टिव जो जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं, वो चाहे हिस्सा नस्र से हो या हिस्सा शायरी से हो, जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का मैं वीवीआई टॉप वीवीआई जितने भी सब्जेक्टिव हैं जो दो नंबर में आती हैं और जो भी आप उससे ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएंगी। सो मैं उसी के लिए आज लाइव आया हूँ। इसमें मैं पूरी बुक का जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का एक वीडियो में आपका वीवीआई सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये आपका बुक है जो कहकशा हिस्सा दोम, जो दर्जा 12th के लिए है। ये सभी जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ खाका में भी, मजमून में भी, इंसाइया और दास्तान, अफसाना, टोवर्टेक्सिंग, खत और इसमें नज़्म भी, जो भी आपको जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें कुल अप्रोक्स आपको 33 चैप्टर्स हैं। सभी का सब्जेक्टिव टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव जो ये एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसका मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बुक को मैं, अगर से आप इसको डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो मैं इसका अपने चैनल पर पीडीएफ, पूरी बुक का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। आप उसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ को। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो क्वेश्चन को सिलेक्ट करा है आप यहाँ देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हूँ वो सभी एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इसको ज़रूर एक बार याद करें। अगर से आपने याद हो तो आप इसको रिवीजन भी हो जाएगी आपको। अगर से याद नहीं है तो आप बिल्कुल इसको याद करें। मैंने इसको जो भी टिक किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, लेकिन मैंने जो टिक किया है वो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने बहुत ही इस पर देख करके इसमें टिक लगाया है। उसके बाद आप लोग को ये मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सभी को मैं करवा देने वाला हूँ इन वन वीडियो में। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहला है जो खाकन सब्जेक्टिव का लॉन्ग, एमडी वसीम आलम जी, उसका लॉन्ग का भी मैं इसके बाद वीडियो जो आएगी वो लॉन्ग पर आएगी। और ऐसे जो जो मजमून लिखने आता है एग्ज़ाम में उसे मैं अपलोड करूँगा। तसरी कैसे करना है उस सब का वीडियो इंशाल्लाह कल आ जाएगी। आज मैं जो सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ इसका आप ये देख लें। तो चलिए आप यहाँ मैं जो करवा रहा हूँ आप इसको पहले देखें, उसके बाद मैं और भी वीडियो लाऊंगा इससे रिलेटेड। तो चलिए आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला खाका निगारी किसको कहते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं खाका निगारी किसको कहते हैं। इसका जवाब में किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को खाका कहते हैं। यह तस्वीर संजीदा, मतईन और ज़रीफ़ाना हर रंग की हो सकती है। इसका आंसर नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कब और कहाँ पैदा हुए। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग दिल्ली में 1885 ईस्वी में पैदा हुए थे। इसका आंसर नेक्स्ट है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद में क्या रिश्ता है। तो इनमें जो रिश्ता है, डिप्टी नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद थे, और जो फ़खरुल्लाह बेग थे और डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। मिर्ज़ा, आप यहाँ देख सकते हैं ये तीन को जो इंपॉर्टेंट है इसमें टिक लगा दिया मैंने। इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट है आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आग, हवा, पानी और खाक यानी कि मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। तो इन चारों में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। नेक्स्ट है ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के जो वालिद का नाम था वो था आशिक अली निज़ामी था। नेक्स्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ ख्वाजा हसन निज़ामी के किसी दो किताबों का नाम लिखना है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की जो दो किताब हैं वो है से पारादिल और निज़ामी बंसरी निज़ामुद्दीन औलिया के शवाहने हैं। नेक्स्ट, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। तो दुनिया की मखलूक मिट्टी को अपने पाँव से रौंदती है। नेक्स्ट है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे।
क्योंकि मिट्टी के तेल के दम से ही दुनिया में उजाला है, इसलिए इसको देखा जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं, मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भौं क्यों चढ़ाते हैं? तो मिट्टी का तेल की बदबू की वजह से, जो मिट्टी का तेल उसमें बदबू आती है, उसी की वजह से हम लोग नाक और भौं चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? सो मिट्टी का तेल इसकी ज़रूरत और अफादियत यानी कि इम्पोर्टेंस और इसकी नीड्स की लिहाज से मिट्टी का तेल सभी तेलों से बढ़ चढ़ कर है। नेक्स्ट है, ख्वाजा हसन निज़ामी की दो मशहूर तसानीफ़ का नाम लिखना है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की जो दो मशहूर तसानीफ़ है वो दर्ज झेल हैं। पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की स्वाने, और नेक्स्ट है सिपारा दिल। ये दो इनकी इम्पोर्टेंट तसानीफ़ है। नेक्स्ट, ख्वाजा हसन निज़ामी की ख्वाजा भी कौन थी? तो अम्मू की जाती खादमा थी। नेक्स्ट है, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे? तो जो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़बानों के माहिर थे। ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे। उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के माहिर थे। नेक्स्ट है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को हम लोग फतूर कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसका पीडीएफ मैं बताऊंगा किस तरह से आप इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। पहले आप इसको देख लें, उसके बाद पीडीएफ भी आप डाउनलोडिंग कर पाएंगे, और डाउनलोडिंग करके आप उसको रीड भी कर सकते हैं। जो याद ना हो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। सो यहाँ देख पा रहे हैं, बाद पुराने लफ्ज़ों की, यहाँ हम लोग थे। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को हम लोग फतूर कहते हैं। नेक्स्ट है, सैयद सुलेमान नदवी की किसी 2 किताब का नाम लिखें। तो इसका जो दो किताब हो जाएगा वो है अर्जुल कुरान और हयात सिबली, ये 2 इनका किताब है। नेक्स्ट है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है? तो नक़ूस सुलेमानी से ये माखूज है। माखूज है नक़ूस सुलेमानी से। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के किस ज़िले से है? तो जाए पैदाइश दसना बिहार के नालंदा ज़िले से है। नेक्स्ट, भूख तोड़ने की असतलाह क्या है? तो नाश्ता भूख तोड़ने का एक अहम इस्लामी नाम है। नाश्ता को हम लोग भूख तोड़ने का इस्लाही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद उन्वान है जो किसी मजमून के ऊपर लगाया जाता है। अहदी और अहदी में क्या फ़र्क के वजह जाहिर करना है? तो अहदी के मानी सुस्त और काहिल है, और अहदी के मानी अकेला और तारीफ़ से फ़र्क जाहिर होगी। आप इस तरह से इसको तारीफ़ दे सकते हैं, इस तरह से फ़र्क जाहिर हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ आप देख पा रहे हैं, फतूर के मानी बताना है। तो फतूर के जो मानी होता है अरबी में फतूर को तोड़ने के हैं, यानी कि फतूर का मानी है तोड़ने के। जैसे हम लोग अफ्तार भी करते हैं, अफ्तारी, तो अफ्तारी भी यहीं से आता है। अफ्तारी हम लोग जो भूखे रहते हैं, तो उस अफ्तारी के बाद जो हम लोग भूख तोड़ते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या, फतूर से ही बना है अफ्तारी। फतूर के मानी बताना है, तो फतूर के मानी होता है तोड़ने के। हम लोग अफ्तारी में क्या करते हैं, भूख तोड़ते हैं, तो इसी वजह से अफ्तारी नाम पड़ा है यहीं से। सो नेक्स्ट है, पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बानें मुसन्निफ़ मुराद लेता है? तो पूरब में जो ज़बानें होती हैं उससे मुराद अरबी ज़बान की होती है। पूरब में अरबी ज़बानें, वहाँ ज़्यादा अरबी उधर कंट्री जो हैं वो अरबी बोली जाती है, इसलिए पूरब में जितने भी कंट्री है उसमें ज़्यादातर अरबी ही बोली जाती है। सो इसलिए वहाँ की जो पूरब से मुराद होता है अरबी, और पश्चिम यानी कि जो अंग्रेज़ बोली होती है, सो वहाँ का मुराद होता है अंग्रेज़ी। पश्चिम में जितने भी कंट्री हैं, मोस्टली कंट्री में देखा जाए तो वहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है। सो इसलिए जो मुराद है लेखक ने, यानी कि जो मुसन्निफ़ ने यहाँ पर मुराद लिया है पूरब और पश्चिम की ज़बान से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ़ से था? तो उनका जो ताल्लुक़ था वो था तंज़ व ज़राफ़त, इंसाइया, सहाफ़त और अफ़साना निगारी और मज़मून निगारी वगैरह से था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिहाज से, वो है वज़ीर आगा की 2 तनकीदी किताबों का नाम लिखें। तो वज़ीर आगा की 2 तनकीदी किताब का नाम है, पहला नए तनाज़ीर और मानी और तनाज़ुर हैं। नेक्स्ट है, क्या इंसाइया को दूसरी, यहाँ पे नहीं, आप इम्पोर्टेंट जो है वो देखें यहाँ पर, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ़ से हैं? 3 का नाम बताना है। तो तनकीद, इंसाइया और नज़्म निगारी वगैरह तीनों असनाफ़ है। इम्पोर्टेंट जितने भी मैंने यहाँ पर टिक लगाया है आप देख पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद रखें, मैं वही करवा रहा हूँ इसमें। सो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका बहुत ही करीब है।
सो नेक्स्ट, इंसाइया की इम्तियाजी सूरत की रही मन्नत है। तो जो इंसाइया की इम्तियाजी सूरत खुशगवार ताजगी की रह मन्नत है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन, वज़ीर आगा की 3 किताबों का नाम। आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें, वज़ीर आगा की 3 किताबें हैं। आप यहाँ नेक्स्ट देख पा रहे हैं, क्या इंसाइया सगुफ्ता मोड़ की पैदावार है? तो हाँ, इंसाइया जो है सगुफ्ता मोड़ की ही पैदावार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वज़ीर आगा की इंसाइया की 2 मजमूए कौन कौन हैं? तो वज़ीर आगा की इंसाइया के 2 मजमूए हैं, वो है चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा है। नेक्स्ट, बंजारा को और किस नाम से याद किया जाता है? तो बंजारा को खाना बदोश के नाम से भी हम लोग याद करते हैं। सो जो बंजारा का दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा खाना बदोश। नेक्स्ट, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बंजारा का दूसरा नाम पूछ सकता है या इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है, तो उसकी आखिरी हिजरत है मौत। नेक्स्ट, हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? तो हिजरत का ताल्लुक सिनफ अदब इंसाइया से है। नेक्स्ट, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपने यहाँ भी देखा, यहाँ भी देख सकते हैं, बंजारों को हम लोग खाना बदोश के नाम से भी जाना करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है आपका, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो आप लोगों ने पहले भी मगरिब को हम लोग गुलामी की अलामत कहते हैं। मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। नेक्स्ट, जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? तो इब्ने आदम को जन्नत से सफ़र का हुक्म हुआ था। जो आदम अलैहिस्सलाम है उन्हीं का जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपये तनख्वाह पर हुई? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दहलवी की जो बहाली 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर हुई थी। और नेक्स्ट है, मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से कब सबकदोश हुए? यानी कि मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से कब रिटायर्ड हुए थे? तो मीर अमन दहलवी 1806 ईस्वी में फोर्ट विलियम से सबकदोश यानी कि रिटायर्ड हुए। बागो बहार का ताल्लुक किस सिनफ से है? तो बागो बहार का ताल्लुक जो सिनफ है वो है, बागो बहार का सिनफ दास्तान ही है। बागो बहार एक दास्तान है। नेक्स्ट, बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो बागो बहार जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, जो कोलकाता में कायम है। आप अगर से जानते ही होंगे, पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट है, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? तो बागो बहार जो है वो चहार दरवेश का तर्जमा है, जो अमीर खुसरो की किताब है। चहार दरवेश उन्हीं का ट्रांसलेट किया गया है। मीर अमन दहलवी ने इनको ट्रांसलेट किया था। चहार दरवेश को उसका नाम दिया बागो बहार। नेक्स्ट है, बागो बहार का ताल्लुक किस सिनफ से है? तो बागो बहार का ताल्लुक दस्तान से है। शहजादे को वालिद और मुल्क शादी के दरमियान क्या रिश्ता था? इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आती रहती है बार बार। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो है, शहजादे के वालिद और मुल्क शादी के दरमियान जो था वो दोस्ती का रिश्ता था। आप याद रखेंगे, दोस्ती का रिश्ता था। नेक्स्ट, बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो बागो बहार जो लिखी गई है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है, जो कलकत्ता में कायम है। नेक्स्ट है, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? तो किस्सा चहार दरवेश का है। और ये जो क्वेश्चन है, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये का इनाम मिला था? तो बागो बहार पर मुसन्निफ को जो इनाम मिला था वो 500 रुपये था। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बागो बहार पर जो मुसन्निफ को कितने रुपये का इनाम मिला था, तो वो 500 रुपये का मिला था। यहाँ है, बागो बहार की सनअसात बताएं। तो बागो बहार की जो सनअसात है वो 1804 ईस्वी है। 1804 ईस्वी में बागो बहार की पब्लिकेशन हुआ था, यानी कि प्रिंट हुआ था। आप उस वक्त इनका साया हो चुका था। बागो बहार में कितने दरवेश की वाक़यात को बयान किया गया है? तो इसमें 4 दरवेश की वाक़यात को बयान किया गया है। नेक्स्ट है, जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार का तर्जमा किया था। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन दहलवी ने तो मैं बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा किया? तो इसका आंसर होगा राइट, वो है जॉन गिलक्रिस्ट। जॉन गिलक्रिस्ट जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में ही इनको भी शायद प्रोफेसर थे, तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी मीर अमन दहलवी से इसको खिस्सा चहार दरवेश को ट्रांसलेट करने के लिए उर्दू में। सो जॉन गिलक्रिस्ट ने इनको बागो बहार का तर्जमा की ख्वाहिश की थी मीर अमन दहलवी से। इनको जो इनाम मिला था वो 500 रुपया मिला था, आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट जो है कि इस अक्तबास में किन किन मुल्कों का जिक्र किया है। तो जो बागो बहार के जो अक्तबास है उसमें चीन, माचीन और हिंदुस्तान 3 मुल्कों का नाम मुल्कों का जिक्र है। शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है, याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि शहजादा फ़कीर को कितने रुपये देता था अशरफियाँ। तो वो 100 अशरफियाँ, सॉरी 1 अशरफियाँ, शहजादे फ़कीर को 1 अशरफिया देता था। नेक्स्ट है अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। तो जो अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ था वो मुल्क हिंदुस्तान से, यानी कि अपना हिंदुस्तान जो मुल्क है उससे था। अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से। टोबा टेक सिंह का मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी कि जो उसका सेंट्रल मकसद क्या है। तो टोबा टेक सिंह का जो मरकज़ी ख्याल तक़सीम मुल्क पर, यानी कि जो उसका टॉपिक क्या है लिखने का, तो वह तक़सीम मुल्क के नतीजे पर पागल खानों का तबादला, पागलों का तबादला, यानी कि जो पागल थे उनका तबादला हो रहा था। कब? जब मुल्क तक़सीम हो रही थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हो रहा था। नेक्स्ट है टोबा टेक सिंह का मरकज़ी ख्याल, तो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट है टोबा टेक सिंह किस शय का नाम है। तो ये किसी चीज़ का नाम नहीं बल्कि एक गांव का नाम है। आप याद रखेंगे, एक गांव का नाम है टोबा टेक सिंह। उन्हीं के बिना पर टोबा टेक सिंह जो था, जो बिशन सिंह जिसका असली नाम था, वो टोबा टेक सिंह गाँव से ही था, इसलिए उसको सब टोबा टेक सिंह भी बोलने लगा, लेकिन जो उसका असली नाम था वो बिशन सिंह था। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, तो आप यहाँ देख सकते हैं, बिशन सिंह उसका असल नाम था। नेक्स्ट टोबा टेक सिंह के एक गांव का नाम क्या है, तो सॉरी टोबा टेक सिंह किस शय का नाम है, तो ये देख चुके हैं आप। नेक्स्ट है लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे। तो लाहौर पागल खाने के जो हिंदू और सिख हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। नेक्स्ट है इस पागल का नाम बताएं जिनने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो पागल खाने के इस पागल का नाम मोहम्मद अली था। नेक्स्ट है टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था। तो इसका असल नाम था बिशन सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट भी हो चुका है। ये सब्जेक्टिव और 2 नंबर में भी और आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछी जा सकती है। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, तो बिशन सिंह। टोबा टेक सिंह एक गाँव का नाम है, यानी कि एक गाँव का नाम है टोबा टेक सिंह, और वहाँ का रहने वाला था बिशन सिंह। इसी के बिना पर उनका नाम पड़ गया टोबा टेक सिंह। नेक्स्ट है टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह पर हुई थी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। टोबा की ज़मीन के इस टुकड़े पर जिस पर कोई नाम नहीं था, वहीं टोबा टेक सिंह का मौत हुआ। यानी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंटवारा हो रही थी, तो ऐसा एक जगह था जहाँ पर ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, बॉर्डर पर उनकी मौत हुई थी। किसका? बिशन सिंह, यानी कि टोबा टेक सिंह का। बॉर्डर पर इसलिए ना वो हिंदुस्तान की ज़मीन थी ना पाकिस्तान की ज़मीन थी। नेक्स्ट, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई। जिलानी बानो की पैदाइश आप देख सकते हैं 14 जुलाई 1936 ईस्वी को हुई। आप याद रखेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ, टिक किया हूँ मैं, तभी करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो जो जिलानी बानो का अफसाना है वह है प्रोमिस, हमारे निसाब में शामिल है। जिलानी बानो के 2 नावलों के नाम लिखना है। तो जिलानी बानो की 2 नावल हैं, ऐवान गज़ल और बारिश संग। ऐवान गज़ल और बारिश संग जो जिलानी बानो की 2 नावल हैं। नेक्स्ट, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं, मैंने इधर करा भी दिया है आपको कि 14 जुलाई 1936 ईस्वी को यूपी के शहर बदायूं में हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है जिलानी बानो के 2 नावल का नाम, ऐवान गज़ल और बारिश संग, मैंने करा भी दिया। और नेक्स्ट है अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार कौन है। हाँ, याद रखेंगे आप इसको, अम्मू है उसका जो मरकज़ी किरदार है, मेन कैरेक्टर है जो मरकज़ी किरदार। नेक्स्ट है कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो कैंसर का मर्ज जो है अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। और नेक्स्ट है अम्मू ने अपने बेटे से क्या प्रॉमिस लिया था। तो मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस लिया था। कौन? अम्मू ने अपने बेटों से। नेक्स्ट है सैयद अजीज़ अहमद किस अहद से सबकदोश हुए। तो सैयद अजीज़ अहमद डॉक्टर जनरल के अहद से सबकदोश, यानी कि रिटायर्ड हुए थे। यहाँ पर जो और है नेक्स्ट, रवि रंजन कौन थे। तो रवि रंजन जो अजीज़ अहमद के पुराने दोस्त थे, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप यहाँ भी देख पा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर टिक करा है। यहाँ अफसाना इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो अफसाना इब्राहिम सक्का के जो मुसन्निफ़ है सलाम बिन रज़ाक हैं। नेक्स्ट है अफसाना इब्राहिम सक्का
सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किस अफ़सानी मजमूआ से माखूज़ है, यानी कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा ऐसा अफ़साना का मजमूआ है जिसमें से ये अफ़साना लिया गया है, माखूज़ किया गया है, उसमें से लिया गया है। तो जो अफ़साना इब्राहिम सक्का है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की अफ़सानवी मजमूआ, यानी कि मजमूआ मतलब एक ऐसा इनका एक बुक है, यानी कि किताब है, उसमें बहुत सारा अफ़साना है। अफ़साना का ढेर सारा अफ़साना है, तो इसलिए अफ़साना का मजमूआ नाम है इसका। सो उनका नाम जो है, और शिकस्ता बुतों के दरमियान, शिकस्ता बुतों के दरमियान से ही जो इब्राहिम सक्का को माखूज़ किया गया है, मतलब वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है अफ़सानवी मजमूए रोशनी के मीनार और शिकस्ता बुतों के दरमियान के अफ़साना निगार कौन है? तो रोशनी के मीनार, नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं, रोशनी के मीनार की अफ़साना निगारी जिलाने बानो हैं और शिकस्ता बुतों के दरमियान के तख्लीक हैं, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हैं। नेक्स्ट है गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? तो गुबार खातिर के खतूत जो है वो किला अहमद नगर के जेल से लिखे गए। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको ज़रूर ही पढ़ लें, यानी कि मिर्ज़ा गालिब का जो आपकी बुक में दी हुई है आप उसको एक बार रीड कर लें, या तो आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ज़रूर ही देखने को मिलता है मिर्ज़ा गालिब से। सो वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा। सो मिर्ज़ा गालिब ने उनका जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव आप यहाँ देख पा रहे हैं मिर्ज़ा गालिब से रिलेटेड। यहाँ मिर्ज़ा गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे हैं? तो मिर्ज़ा गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे हैं। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? मौलाना आज़ाद का जो असल नाम था मोइनुद्दीन अहमद था। और नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए हैं? तो मौलाना आज़ाद सऊदी अरब 1888 ईस्वी में पैदा हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए वो है मौलाना आज़ाद के वालिद मक्का में क्या करते थे? यानी कि मौलाना आज़ाद के दो वालिद थे और मक्का में करते थे तदरीस का काम, यानी कि पढ़ाने का काम करते थे। मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन, आप याद रखेंगे मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम खैरुद्दीन, मक्का में दर्स व तदरीस का काम करते थे, यानी कि पढ़ाने का काम करते थे। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद की 3 किताबों के नाम बताएं। तो इनकी जो तीन किताब है आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आते हैं। मौलाना आज़ाद के 3 किताबों के नाम है गुबार खातिर पहला, फिर इंडिया विंस फ्रीडम, और नेक्स्ट है तर्जुमुल कुरान। ये 3 मौलाना आज़ाद के इम्पोर्टेंट और बोल सकते हैं कि ये फेमस किताब हैं, बुक्स हैं। नेक्स्ट मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो सऊदी अरब के मक्का शहर में पैदा हुए हैं ये। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए वो आप यहाँ देख सकते हैं। मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? तो मौलाना आज़ाद का जो साल वफ़ात है 1958 ईस्वी है। नेक्स्ट मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम बताएं। तो इनका जो 3 अखबारात हैं वो है लिसानुल सदक़, अल बलाग और अल हलाल। और नेक्स्ट यहाँ पर है मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? तो वह चीन की जासमीन चाय पीते थे, याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछते हैं ज़्यादातर, इसका ऑब्जेक्टिव आता है इस तरह से। फिर नेक्स्ट है सदीक़ मुकर्रम कौन है? तो सदीक़ मुकर्रम मुराद हबीबुर रहमान खान सिरवानी है। और जो नेक्स्ट रहने वाला है आपका वो राजेंद्र सिंह बेदी, कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का हमारे निसाब में क्वारंटीन शामिल है, जो एक अफसाना है। आपने जो अभी देखा जितने भी क्वेश्चंस को वो हिस्सा नस्र से है, यानी कि जितनी भी अफसाना है, ख़त है, खतूत है, एट्सेट्रा, जितने भी आपको उर्दू में पढ़नी है वो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया। अब चलते हैं हम लोग हिस्सा शायरी, उसमें जो नज़्म आते हैं या मरसिया आते हैं, गज़ल आते हैं, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट्स वो यहाँ से आपको शुरू हो जा रहे हैं। सो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी रहा करते हैं, यानी कि आपसे पूछ सकता है उसकी पैदाइश, और भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, उतना हार्ड नहीं यहाँ से आते हैं। आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो ईजिली इसको याद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ नज़्म सेक्शन से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है और उसको वही करा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने तलाश करा है, मैंने खुद इसको ऑब्ज़र्व किया है कि कौन सा आ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। और यकीनन आप इसको देख रहे हैं तो आपका ये जो पेपर आने वाला है उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो आप इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट है यहाँ नज़्म सेक्शन से पहला क्वेश्चन, नज़्म गुफ्तगू किस शायर की तख्लीक है? तो नज़्म गुफ्तगू है अली सरदार जाफ़री की तख्लीक है। नेक्स्ट है अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कब हुई? तो अली सरदार जाफ़री की जो पैदाइश है 1913 ईस्वी में हुई है।
अली सरदार जाफरी की शायरी का ताल्लुक किस तहरीक से था? तो इनका जो ताल्लुक था, अली सरदार जाफरी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, अली सरदार जाफरी ने अपने नज़्म गुफ्तगू को किसके नाम उन्वान किया है? तो अली सरदार जाफरी ने अपनी नज़्म गुफ्तगू को हिंद व पाक की दोस्ती के नाम उन्वान किया है। इसको याद रखेंगे, जो गुफ्तगू लिखी गई है वह हिंद व पाक के दोस्ती के नाम लिखी गई है। नेक्स्ट, अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल 2000 ईस्वी में हुआ है। नज़्म गुफ्तगू के अलावा वह सरदार जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो नज़्म गुफ्तगू के अलावा हमारे अली सरदार जाफरी की जो नज़्म है वो मेरा सफ़र हमारे निसाब में शामिल है। यानी कि जो अली सरदार जाफरी की 2 नज़्में हम लोग को पढ़नी है अपने निसाब में। पहला है गुफ्तगू जो हिंद व पाक के दोस्ती के नाम लिखी गई है, और एक है मेरा सफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम उन्वान किया है? तो नज़्म गुफ्तगू को शायर ने हिंद व पाक के दोस्ती के नाम उन्वान किया है। नेक्स्ट, तोहफ़ा व सौगात की बात किस नज़्म में आई है? तो तोहफ़ा और प्यार की सौगात की बात जो है नज़्म गुफ्तगू में आई है। तारों भरी रात किस तरह चलती हैं? तो तारों भरी रात जो है हम पर हंसते हुए चलती है। और नेक्स्ट जो है, हम मेरा सफ़र नज़्म की हैयत क्या है, यानी किस हैयत में लिखे गए, यानी कि टाइप्स क्या है। नज़्म के बहुत सारे टाइप्स होती हैं, सो उसमें पूछ रहा है कि मेरा सफ़र किस टाइप्स की है। तो मेरा सफ़र जो नज़्म है वो हैयत आज़ाद नज़्म की है, यानी कि जो नज़्म की टाइप से वो आज़ाद है। कौन? मेरा सफ़र एक आज़ाद नज़्म है। मेरा सफ़र एक आज़ाद नज़्म है। नेक्स्ट, अली सरदार जाफरी की 4 नज़्मों के नाम बताना है। सो अली सरदार जाफरी की जो हम लोग को तो 2 पढ़नी है अपने निसाब में। जो पहला है मेरा सफ़र और गुफ्तगू, और इनका एक 2 और इसके अलावा भी है, वो है एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। ये 4 अली सरदार जाफरी की नज़्म है। पहला एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई? तो अली सरदार जाफरी की वफ़ात जो है 1 अगस्त 2000 ईस्वी को अली सरदार जाफरी की वफ़ात हुई। नेक्स्ट है, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ का अवार्ड कब मिला? ज्ञानपीठ का अवार्ड अली सरदार जाफरी को कब मिला था? तो 1997 ईस्वी को। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा है? तो तरक्की पसंद तहरीक से रहा है अली सरदार जाफरी का ताल्लुक। नेक्स्ट, यहाँ आप देख पा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, शाम मुलाकात कब तक चलेगी? तो शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्फाज के हाथों में क्या है? तो अल्फाज के हाथों में संग व दशनाम है। तन कैसा जाम झलकाता है? तो तन जो है हम लोग को जहर का जाम झलकाता है। तन क्या? जहर का जाम झलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ गंजों के चटकने की सदा आती है, किसके चटकने की सदा आती है? तो गंजों की चटकने की सदा आती है। नेक्स्ट, अमीर हनफी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो अमीर हनफी की जो है वो खेती जो एक जिसका मरकज़ी जो ख्याल है वो है वक्त। खेती अमीर हनफी की लिखी हुई एक नज़्म है। नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? देख सकते हैं यहाँ वक्त है। तो नज़्म खेती का जो मरकज़ी किरदार है वह वक्त है, यानी कि टाइम। खेती से जैसे फसल होता है, टाइम के साथ क्या होता है, हम लोग उसको फसल को लगाते हैं, पकती है, उनका हम लोग ध्यान रखते हैं, खाद वगैरह देते हैं, उसके बाद जब पक जाती है तो हम उसको काट लेते हैं। सो उसी के मद्देनज़र में वक्त का इसको अहमियत बताई गई है कि हम लोग भी एक खेती की तरह हैं। हम लोग भी एक फसल है जो वक्त पर पकते हैं और बड़े होते हैं और सभी काम करते हैं, लास्ट में हम लोग का मौत हो जाती है। सो खेती का मरकज़ी किरदार क्या है? वक्त है। नेक्स्ट, नज़्म खेती में फ़नी एतबार से किस हैयत में लिखी गई है? तो नज़्म खेती हैयत एतबार से है जो एक आज़ाद नज़्म है, यानी कि खेती का जो टाइप से है नज़्म का वो है आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म क्या है? खेती है। खेती एक आज़ाद नज़्म है। नेक्स्ट है जो यहाँ इम्पोर्टेंट वो है, नज़्म खेती की हैयत में की लिखी गई है, तो आप देख सकते हैं, देख लिए हैं, आज़ाद नज़्म में लिखी गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने वो है, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, क्या ये मिसरा नज़्म खेती से माखूज है? जी बिल्कुल, ये जो मिसरा है खेती से ही माखूज है।
खेती से माखूज है क्योंकि इसमें और बढ़ने का मौका हमें देता है। इसमें जो खेती से बात की गई है, देखिए उसमें समझाया गया है कि जो खेती में हम लोग को बेसिकली बताया गया है कि हम लोग भी एक क्या है, फसल है जो समय के साथ बड़े होते हैं और लास्ट में कट जाते हैं, यानी कि इंतकाल हो जाता है। सो खेती का जो मरकज़ी किरदार है वो वक्त है अमीर हनीफ़ी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजाज का पूरा नाम और उनके वालिद का नाम लिखें। तो मिजाज का पूरा नाम असरारुल हक मिजाज नखनवी और वालिद का नाम सिराजुल हक था। नेक्स्ट, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? तो अकबर इलाहाबादी का जो पूरा नाम है वो है अकबर हुसैन। अकबर आबादी का पूरा नाम अकबर हुसैन है। नेक्स्ट, अकबर आबादी किस तरह के शायर थे? तो अकबर इलाहाबादी तंज़ व मज़ाह के शायर थे। अकबर इलाहाबादी कैसे शायर थे? तो तंज़ व मज़ाह के शायर थे। नेक्स्ट है, नज़्म बरक़ कलीसा किस शायर की तख्लीक है? तो नज़्म बरक़ कलीसा जो है अकबर आबादी की तख्लीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वो अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? तो 1898 में। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, अकबर अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते थे? तो अकबर जो थे, यानी कि अकबर इलाहाबादी, यहाँ पर अकबर से मुराद है अकबर इलाहाबादी जो थे अवध पंच, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। पिछली बार देखेंगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले आ चुके हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है। अवध अकबर जो अवध पंच के नवरत्नों में शुमार थे। अवध पंच के नवरत्नों में शुमार थे कौन? अकबर इलाहाबादी, याद रखेंगे। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो अकबर इलाहाबादी जरीफाना शायर थे, यानी कि इनको जो शायरी करते थे उसमें जरीफाना नज़्म की होती थी, यानी कि फ़न होता था, आप उसको पढ़कर जिसको हंसी आ जाती थी। सो फ़नी एतबार से था जो अकबर इलाहाबादी की शायरी थी। नेक्स्ट है, अकबर किस प्रवचनों में सॉरी अब तो देख चुके हैं, यही है। अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शामिल थे? तो याद रखेंगे अवध पंच। अवध पंच के नवरत्नों में शामिल कौन थे? तो वो थे अकबर इलाहाबादी। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी टिक किए हैं आप जरूर इसको सही से देखें लास्ट तक इस वीडियो को। सो नज़्म बरक़ कलीसा के शायर का नाम बताना था। तो नज़्म बरक़ कलीसा के जो शायर का नाम है वो अकबर इलाहाबादी हैं। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम और उनके वालिद का नाम, सो एक बार आप फिर देख लें, इससे पहले ही मैंने कराया। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम अकबर हुसैन था, आप याद रखेंगे। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम पूछेगा तो अकबर हुसैन, और उनके वालिद का नाम तफस्सुल हुसैन था। तफस्सुल हुसैन क्या था? अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम, और उनका पूरा नाम अकबर हुसैन था। नेक्स्ट, मुतशायर किस शायरी की तख्लीक है? तो मुतशायर जो है वो जफ़र कमाली की शायर की मुतशायर किस शायर, यानी कि कौन सा शायर ने मुतशायर जो है लिखा है? तो नज़्म मुतशायर जो है वो जफ़र कमाली की तख्लीक है। और मुतशायर का सरदार कौन है? तो मुतशायर का सरदार वह है जो दीवान दे देता है, यानी कि जो दीवान दे दे वही मुतशायर का सरदार है। नेक्स्ट, मुतशायर किस तरह की नज़्म है? तो मुतशायर एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, यानी कि फ़नी है, फ़नी नज़्म है। आप इसको पढ़ते हैं तो आपको हंसी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं ज़रीफ़ाना नज़्म। नेक्स्ट है, मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाता है? तो मुतशायर अफसरों से भी दोगुना कमाता है। आप याद रखेंगे, अफसर का सैलरी क्या होता है? जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है, सो उससे भी दोगुना कमाता है कौन? मुतशायर। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, आती भी है, बहुत सारा क्वेश्चन आपने देखा होगा इससे रिलेटेड कि मुतशायर किससे दोगुना कमाता है? तो दोगुना कमाता है अफसरों से। मुतशायर का जो सरदार कौन होता है? तो सरदार होता है जो दीवान दे दे। और मुतशायर का जो एक कैसा नज़्म है? ज़रीफ़ाना नज़्म है, और सैलरी कमाता है अफसरों से दोगुना। और यहाँ मुतशायर की नज़र में कौन गमख्वार है? तो मुतशायर की जो नज़र में गमख्वार है, और जो मुतशायर की नज़र में गमख्वार वह है जो उसकी पैरोडी लिखे, जो पैरोडी उसकी लिखती है वो मुतशायर की नज़र में गमख्वार है। और नेक्स्ट है, मुतशायर का सरदार कौन है? तो जो मुतशायर का सरदार है जो उसको अपना दीवान दे दे वही उसका सरदार है, जो दीवान दे देता है वो मुतशायर का सरदार होता है। नेक्स्ट, मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाता है? तो ये अफसरों से, याद रखेंगे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट रहने वाला है आपका, मुतशायर के बाद यहाँ आपके निसाब में ये यूज़ीनो मुंताले की कौन सी नज़्म शामिल है? तो आप याद रखेंगे, यूज़ीनो मुंताले की हम नहीं जानते, नज़्म का नाम है हम नहीं जानते। ऐसा नहीं जानेंगे कि हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम है, वो नहीं है। यूज़ीनो मुंताले का एक लिखा हुआ है नज़्म हम नहीं जानते, आप याद रखेंगे, यूज़ीनो मुंताले हम नहीं जानते, यूज़ीनो मुंताले हम नहीं जानते, यूज़ीनो मुंताले का नज़्म हम नहीं जानते। सो नेक्स्ट जो रहने वाला है,
आपका ये नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो आप इसको एक बात याद रखें कि जो हम नहीं जानते जो एक नज़्म है, जो इज़्ज़ुन मुंताले का पढ़ना है, वो एक इटालवी ज़बान में लिखी हुई है। क्या में? इटालवी ज़बान में एक लिखी हुई क्या है? नज़्म है। सो उसको जो ट्रांसलेट जो किए हैं उसका नाम है जाहिदा ज़ैदी। जाहिदा ज़ैदी ने इटालवी से उर्दू में तर्जमा किया है, यानी कि ट्रांसलेट किए हैं। तो जो पूछ सकता है कि हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा यानी कि उर्दू ट्रांसलेशन किसने किया? तो जाहिदा ज़ैदी ने किया है। जो इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो है इज़्ज़ुन मुंताले, और किस ज़बान में लिखी गई है? तो इटालवी ज़बान में, और जाहिदा ज़ैदी ने इसको उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट है जो आपका इम्पोर्टेंट वो है इज़्ज़ुन मुंताले किस सदी के शायर हैं? तो इज़्ज़ुन मुंताले जो हैं वो 20वीं सदी के शायर हैं। याद रखेंगे क्या? 20वीं सदी के शायर हैं। नेक्स्ट, शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़बान से लिया गया है? तो इतालवी ज़बान से इस नज़्म का तर्जमा लिया गया है। आप याद रखेंगे इसका जो तर्जमा है इतालवी ज़बान से लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी पिछली क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो मिर्ज़ा गालिब से है। मिर्ज़ा गालिब के वालिद और वालिदा का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्लाह बेग खान और वालिदा का नाम इज़्ज़तुल निसा बेगम था। आप इसको इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप इसको याद रखेंगे, या तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगी, इसको याद रखेंगे। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का वालिदा का नाम मिर्ज़ा गालिब के वालिद के नाम अब्दुल्लाह बेग खान और वालिदा का नाम इज़्ज़तुल निसा बेगम था। आप ज़रूर इसको याद रखें। सो नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट है गालिब की शादी किससे हुई? तो गालिब की जो शादी है वह लोहार ख़ानदान की नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुई थी। यानी कि गालिब की जो शादी हुई वो उसका नाम क्या था? उमराव बेगम। उमराव बेगम से शादी हुई है गालिब की, यानी कि गालिब की जो बीवी का नाम है वो है उमराव बेगम। गालिब की बीवी का नाम उमराव बेगम। नेक्स्ट, गालिब के खतूत किस उन्वान से शाया हुए? तो गालिब के जो खतूत हैं वो गालिब के खतूत उर्दू मोल्ला और औद हिंदी के नाम से शाया हुए हैं। आप ज़रूर इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गालिब के खतूत किस उन्वान से शाया हुए। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि गालिब के जो खतूत हैं किसी दो खतूत का नाम बताएं, या गालिब के खतूत का आप को चूज करें, यानी कि उसको इंतखाब करें। आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे सकती है गालिब के खतूत का इंतखाब करने के लिए। तो इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है गालिब के खतूत, उर्दू मोल्ला और औद हिंदी। औद हिंदी, उर्दू मोल्ला गालिब के 2 खतूत हैं। इन्होंने करीब 900 ख़तें लिखी हैं, खतूत को लिखे हैं। याद रखेंगे 900 खतूत इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है रंज से खोगर होने से क्या मुराद है? तो रंज से खोगर होने का मुराद है रंज का आदी हो जाना, यानी कि इतना गम, इतना रंज मिलना, इतना गम मिलना कि उसकी आदत पड़ जाना, यानी कि आदी हो जाना से मुराद है। रंज से खोगर होना मतलब रंज का आदी हो जाना, यानी कि रंज का आदत बन जाना, गम सहने की आदत पड़ जाना। सो इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है गालिब का इंतकाल कब और उनका मज़ार कहाँ है? याद रखेंगे इसको भी। गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ और उनका जो मज़ार है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में ही है। तो गालिब का जो मज़ार है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो दरगाह शरीफ है दिल्ली में, वहीं इनका मज़ार शरीफ है। गालिब का 2 चीज़ याद रखेंगे, 1869 में इनकी इंतकाल और 1797 में इनका पैदाइश है। 1797, 1869 याद रखेंगे। 1797 और 1869, ये 2 चीज़ याद रखेंगे आप। 1797 में इनका पैदाइश है, 1869 में इनका इंतकाल है। आप ये 2 चीज़ याद रखेंगे पक्का। गालिब से रिलेटेड 1797 में इनका पैदाइश है और 1869 में इनका इंतकाल है। और गालिब का जो तखल्लुस है वो पहले असद करते थे, पहले असद तखल्लुस करते थे और बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस करने लगे। पहले असद तखल्लुस करते थे। तखल्लुस क्या होता है? जो लास्ट में शायर अपना इस्तेमाल करता है नाम को। जैसे इनका पूरा नाम क्या है गालिब का? तो असदुल्लाह खां गालिब। तो गालिब जो लास्ट में आया इसको हम लोग बोलते हैं तखल्लुस, इसी को तखल्लुस बोलते हैं। ऐसे आपको साइन भी दिया रहता है इस तरह से ऊपर, ये तखल्लुस होता है। तो गालिब पहले असद तखल्लुस करते थे और बाद में इन्होंने गालिब तखल्लुस करने लगे। और गालिब का पूरा नाम असदुल्लाह खां गालिब, इनके वालिद का नाम जो है वो है अब्दुल्ला खां, और जो इनका वालिदा का नाम है वो है इज़्ज़तुल निसा। इनका वालिद का नाम अब्दुल्लाह बेगम खां और इनके वालिदा का नाम इज़्ज़तुल निसा, और इनके जो बीवी का नाम है उनका नाम है उमराव बेगम। उमराव बेगम बीवी का नाम।
ये सब जो 5 पॉइंट 6 पॉइंट मैंने गालिब से रिलेटेड बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी हर एक साल ये इसमें 5 पॉइंट से 5 पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट आपको एग्जाम में आ ही जाती है, एज ए ऑब्जेक्टिव या एज ए सब्जेक्टिव, या 2 नंबर में आपको ये मिल जाएगी। तो मैंने जो ये आपको बताया है आप यकीन करें, आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखकर आप कमेंट करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। गालिब से जो मैंने 5 पॉइंट अभी बताई हैं, इससे आपका 1 नंबर या 2 नंबर रहने वाला है पक्का। चलते हैं नेक्स्ट जो है गालिब के इंतकाल तक हम लोग ने कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रहने वाला है वो है गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की थी। तो गालिब ने उर्दू के अलावा फारसी ज़बान में भी शायरी किए थे। तो आप ये इसको याद रखेंगे, गालिब ने फारसी में भी शायरी किए थे। एक्चुअली में जो गालिब ने जो शायरी की स्टार्ट की थी वो फारसी से ही किए थे, लेकिन फारसी जो आम फहम भाषा नहीं, मतलब ज़बान नहीं है। अगर से आप फारसी बोलते हैं तो बहुत कम ही लोग उतना समझते थे, तो इसलिए उन्होंने उर्दू को चुना। और उर्दू से उन्होंने, उर्दू एक आम भाषा है, उर्दू को सभी समझ सकते थे, इन्होंने आम लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, जिससे इनकी शायरी में अभी पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं। लेकिन इनकी जो पहले शायरी हुआ करती थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक टाइप की हुआ करती थी। जो फारसी में होती थी, ये सभी को सभी के समझ से परे था। सो इन्होंने जब से उर्दू को अपना लैंग्वेज को इख्तियार किया, उन्होंने सादा सहल लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, तभी से गालिब के जितने भी शेर हैं वो आपके सभी जितने भी शायरी के चाहने वाले होते हैं, सभी के ज़बान पर इनके शायरी ज़रूर होते हैं। सो गालिब के शायरी का आलम यह है। नेक्स्ट है गालिब की किसी 2 फारसी तसनीफ़ का नाम लिखे। तो इनकी 2 तसनीफ़ है, महनीम रोज और दरफ्स का यानी गालिब की फ़ारसी तसनीफ़ है। गालिब के 2 जो तसनीफ़ है वो फ़ारसी में आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, याकूब और यासूफ में क्या निस्बत है। तो याकूब और यासूफ में जो निस्बत है वो है बाप बेटे की निस्बत। क्या? बाप बेटे की निस्बत। याकूब और यूसुफ क्या थे? बाप बेटे थे। नेक्स्ट, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं ये किस शायर ने किसके लिए कही है। तो गालिब ने ये बादशाह के लिए, बादशाह के लिए ये बात कही है। नेक्स्ट, शायर को कौन मिटाना चाहता है। तो शायर को ज़माना मिटाना चाहता है। एक्चुअली जो ये जो सभी क्वेश्चन पूछी जा रही है, ये गालिब की जो हम लोग को 2 शेर पढ़नी है गज़ल में, सो उन्हीं से ये आई है। गज़ल को कौन शायर को कौन मिटाना चाहता है। तो ज़माना मिटाना चाहता है। उन्हें कौन लोग नहीं जानते हैं। तो उन्हें अजीज़ लोग नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहते हैं। तो वह दिन गए कहकर शायर अपने नौकर नहीं होने की बात बताना चाहता है। नेक्स्ट, गालिब के वजीफ़ा ख्वार को क्या कहा है। तो गालिब के जो वजीफ़ा ख्वार अपने आप को क्या कहा है, किसको कहा है। तो गालिब ने वजीफ़ा ख्वार किसको कहा है। तो गालिब ने वजीफ़ा ख्वार खुद अपने आप को कहा है। गालिब के रोते रहने से क्या होगा। तो गालिब के रोते रहने से बस्तियाँ वीरान हो जाएंगी। नेक्स्ट, चमन में किसके जाने से दबिस्तान खिल गया। तो जब चमन में गालिब के जाने से दबिस्तान खिल गया। नेक्स्ट, मोहद किससे कहते हैं। तो खुदा को एक मानने वाला, मोहद है लिखा हुआ, खुदा को एक मानने वालों को मोहद कहते हैं। नेक्स्ट, यगाना चंगेजी का पूरा नाम। जी ये गेस्ट पेपर ही है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, निशात आयज़ा जो कमेंट कर रही हैं, जी ये गेस्ट पेपर ही है, और गेस्ट पेपर से ही मैंने आपको इंतखाब करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ। ऐसे इसमें बहुत सारे दी हुई हैं जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, सो उसी को मैं करा रहा हूँ। सो नेक्स्ट आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे यगाना चंगेजी का पूरा नाम क्या था। तो यगाना चंगेजी का जो पूरा नाम था वो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी था। नेक्स्ट, यगाना चंगेजी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो यगाना चंगेजी की जो पैदाइश है 1884 ईस्वी को पटना सिटी के मोहल्ला मुगलपुरा में हुई। नेक्स्ट है, यगाना चंगेजी के वालिद का नाम क्या था। तो यगाना चंगेजी के वालिद का नाम मिर्ज़ा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब था। आप याद रखेंगे इसको, क्या है, मिर्ज़ा चंगेजी के वालिद का नाम गुलाम हुसैन उर्फ प्यारे साहब। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है यगाना चंगेजी की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कहाँ गुजरा। तो यगाना चंगेजी का जो बेशतर हिस्सा नखलौ में गुजरा। याद रखेंगे यगाना चंगेजी का जो बेशतर हिस्सा है वो नखलौ में गुजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है पहाड़ काटने वाला की अस्तलाह किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पहाड़ काटने वाले की अस्तलाह फरहाद के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट यगाना का असली नाम क्या है। तो यगाना का जो असली नाम है वह है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। आप इसको याद रखेंगे क्या, यगाना चंगेजी का जो असल नाम है वो है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। नेक्स्ट है यगाना के के क्या मानी है। तो यगाना के जो मानी हैं अजूबा और इक्ता के हैं। यगाना के मानी अजूबा और इक्ता के हैं। नेक्स्ट यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे। यानी कि अभी जो चंगेजी तखल्लुस करते हैं तो यगाना चंगेजी पहले यास तखल्लुस करते थे। यगाना चंगेजी जो अभी चंगेजी तखल्लुस इनका है, पहले यास इनका तखल्लुस था। खलीलुर रहमान अज़मी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। खलीलुर रहमान अज़मी की पैदाइश अलीगढ़ के करीब 1927 ईस्वी में हुई। याद रखेंगे। नेक्स्ट है खलीलुर रहमान अज़मी किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। तो जो खलीलुर रहमान जो थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सूबाए उर्दू से लेक्चर के अहदे पर मामूर थे। नेक्स्ट खलीलुर रहमान अज़मी के किसी दो शेरी मजमुआ का नाम लिखें। तो कागज़ी पैरहन और नया अहदनामा इनकी शायरी के दो मजमुए हैं। नेक्स्ट है खलीलुर रहमान अज़मी, सॉरी ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो टिक किया है उसको आप देखें। यहाँ मैंने जो टिक करा है वो ये है। खलीलुर रहमान अज़मी का पेशा क्या था। तो इनका पेशा अलीगढ़ में तदरीस का था। यानी कि अलीगढ़ में ये क्या करते थे, टीचिंग करते थे, यानी कि पढ़ाते थे। खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक़ किस इरादा से रहा है। तो खलीलुर रहमान अज़मी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी इरादा से इनका ताल्लुक़ रहा है। किनका, खलीलुर रहमान अज़मी का कहाँ से रहा है, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, AMU से। नेक्स्ट खलीलुर रहमान अज़मी के एक मजमूए का नाम लिखना है। तो इनका एक मजमूआ है नया अहदनामा। खलीलुर रहमान अज़मी के एक मजमूआ का नाम नया अहदनामा है। खलीलुर रहमान के एक मजमूए का नाम नया अहदनामा है। नेक्स्ट है किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है। जो किताब है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक वो लिखी हुई है खलीलुर रहमान अज़मी की। खलीलुर रहमान अज़मी की क्या लिखी हुई है, किताब उर्दू तरक्की पसंद तहरीक। ओके। सर फितूर होता है या सॉरी क्या बोल रहे हैं आप, सर फितूर होता है या फतूर। सॉरी आप क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं, फतूर या फितूर। सॉरी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। सो नेक्स्ट आते हैं हम खलीलुर रहमान अज़मी की एक मजमूआ का नाम आपने यहाँ देख लिया, नया अहदनामा। नेक्स्ट है किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किस में लिखी हुई है। तो उर्दू पसंद तहरीक अदबी जो है खलीलुर रहमान की लिखी हुई है। नेक्स्ट है खलीलुर रहमान अज़मी के दो माशरीन के नाम लिखना है। तो दो माशरीन है दो माशरीन शायर, जो शायर हैं वो है नासिर काज़मी और इब्ने इंसा। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। यस, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क़त तारीख़ गम अरसद के मुसन्निफ़ कौन है। तो क़त तारीख़ गम अरसद जो है कि मुसन्निफ़ अता काकवी हैं। जो क़त तारीख़ है, जो क़त तारीख़ गम अरसद है जो आपको पढ़नी है, उसके जो मुसन्निफ़ है वो है अता काकवी, याद रखेंगे। और जो नेक्स्ट है अता काकवी, सॉरी यहाँ जमील और अकील कौन है। तो जमील और अकील जो है वो अरसद मरहूम के बेटे हैं। जमील और अकील अरसद मरहूम के बेटे हैं और अता काकवी के ये नवासे यानी कि पोते होंगे। नेक्स्ट है अता काकवी ने क़त तारीख़ गम अरसद किसकी मौत पर लिखी। तो अता काकवी ने क़त तारीख़ गम अरसद जो है वो अपने जवाल साल बेटे अरसद की मौत पर लिखी है। अपने
जो अता काकवी हैं वो अपने बेटे की मौत पर ही गम अरसद को लिखा है। इनके दो नवासे यानी कि इनके दो नाती थे जो जमील व अकील नाम था। इनके मरहूम बेटे के ये दोनों क्या थे, बेटे थे। नेक्स्ट, अरसद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है? तो अता काकवी तो अरसद काकवी और अता काकवी में बाप और बेटे का रिश्ता था, यानी अरसद काकवी मरहूम बेटा था और अता काकवी उनके बाप थे। नेक्स्ट यहाँ है, गम अरसद में अरसद के दो बेटों का भी जिक्र है, दोनों का नाम बताएं। तो अरसद के दोनों बेटे का नाम जमील और अकील है। मैंने इसको पहले बताया है, अरसद के दोनों बेटा का नाम जमील व अकील है। नेक्स्ट, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो है, यहाँ पर आप देखें, कानून दा को उर्फ आम में क्या कहते हैं? यानी कानून दा को हम लोग आम फहम में अपनी बोलचाल की जो लैंग्वेज में है वो क्या बोलते हैं? तो कानून दा को हम लोग वकील बोलते हैं, जिसको लॉयर बोलते हैं हम लोग, कानून दा को हम लोग वकील बोलते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद की एदाद बताएं। मोहम्मद की जो एदाद है, यानी कि मोहम्मद की जो हम लोग जो एदाद जोड़ते हैं तो जो सॉफ्ट में जो सॉरी जो जो कुल आता है इसकी एदाद वो है 92। 92 क्या है? मोहम्मद की एदाद है। नेक्स्ट है, अरसद किस अदद के बराबर है? तो अरसद का जो अदद है वो है 505। 505 क्या है? इसके अरसद का अदद है, इसके बराबर है, याद रखेंगे इसका भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, मीर अनीस किस तरह के शायर के लिए मशहूर हैं? तो मीर अनीस जो है मरसिया निगारी के लिए मशहूर है। मीर अनीस मरसिया निगारी के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है, मीर अनीस की पैदाइश कब और कहाँ? तो मीर अनीस की जो पैदाइश है वो फैजाबाद 1802 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपका, ये देख पा रहे हैं, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? तो जो मीर अनीस का पूरा नाम था वो मीर बबर अली अनीस था। मीर क्या? मीर बबर अली अनीस था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है, इम्पोर्टेंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर अनीस का जो पूरा नाम है वो बबर अली अनीस, मीर अनीस का पूरा नाम। सो ये भी आपने देख लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन रहने वाला है, सो यू कैन सी हियर, मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? तो मरसिया की तमहीद को आम तौर से चेहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया की तमहीद को आम तौर से हम लोग क्या बोलते हैं? चेहरा बोलते हैं। नेक्स्ट है, उर्दू के पहले मरसिए का नाम क्या है? तो उर्दू के जो पहले मरसिया का नाम है वो है नौशहार। क्या? उर्दू के पहले मरसिया का नाम नौसरहार है, जो फ़नी एतबार से मसनवी था। क्या था? एक मसनवी था फ़नी एतबार से। नेक्स्ट है, मरसिया किस लफ्ज़ से मस्तक यानी कि कहाँ से लिया गया है? जो आपका लफ्ज़ मरसिया है ये जो है वो लिया गया है लफ्ज़ अरबी से, जिसका लफ्ज़ रसा से लिया गया है, जो अरबी से आया है। यानी कि मरसिया जो है वो रसा लफ्ज़ से मिलकर बना है, जो अरबी से आया है। इसका जो मानी होता है वो रोने के होते हैं। यानी कि जो गम किसी की मौत पर हम जो गम का ख्याल करते हैं, जो गम का इजहार करते हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं? मरसिया बोलते हैं। और मरसिया जो है अरबी के रसा लफ्ज़ से आया है। सो हेयर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है, अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? सो अनीस का जो ताल्लुक है दबिस्तान है वो मीर अनीस का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ नखलऊ की शायरी से है। याद रखेंगे इसका, मीर अनीस का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ की शायरी से है। नेक्स्ट, सरापा किस सिन्फ का जजो है? सो जो सराफा सिन्फ है मरसिया का जजू है। नेक्स्ट है जो आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, यस, रजत किस सिन्फ का जजू है? तो है रजत सिन्फ मरसिया का ही जजू है। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आती है आपका खासकर ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव है उसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट, नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब के मुसन्निफ कौन है? तो जो आपके नज्म है शिकस्ता जिंदा का ख्वाब के मुसन्निफ है, शिकस्ता जिंदा के ख्वाब का मुसन्निफ शायर जोश मलिहा आबादी हैं। शिकस्त जिंदा का ख्वाब शायर जोश मलिहा आबादी हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखें, 16 व शबनम और परछाइयाँ शेर मजमू
शेरी मजमुओं के शेरा का नाम लिखें। तो 16 व शबनम और परछाइयाँ शेरी मजमुआ का नाम है, और 16 शबनम और शेरी के शायर जोश मलिहाबादी और परछाइयाँ के शायर साहिल लुधियानवी है। आप याद रखेंगे 16 शबनम जोश मलिहाबादी, 16 शबनम जोश मलिहाबादी, और जो परछाइयाँ हैं और परछाइयाँ के साहिल लुधियानवी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो आपका रासू खजीमाबादी ने शायरी में किन दो उस्ताद से असलहे लिए। तो रासू खजीमाबादी ने शायरी में मोहम्मद तकी मीर और मिर्ज़ा मोहम्मद फदवी से असलाह ली है। मिर्ज़ा मोहम्मद फदवी से इन्होंने असलाह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तजहीके रोज़गार नज़्म का ताल्लुक़ किस शायरी के किस सिन्फ से है और उसका शायर कौन है। तो तजहीके रोज़गार का ताल्लुक़ सिन्फ कसीदा से, और उसके जो शायर हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। तो तजहीके रोज़गार है क्या है आपका का ताल्लुक़ कसीदा है, यानी कि तजहीके रोज़गार आपका एक कसीदा है जिसका ताल्लुक़ कसीदा से है, यानी कि तजहीके रोज़गार आपका एक कसीदा है, इसके जो मुसन्निफ़ है वह है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सो आपका ये जो मैंने कराया है ये लास्ट क्वेश्चन रहा। सो हिस्सा नस्र से लेकर हिस्सा नस्र में और हिस्सा शायरी में जितने भी आपके क्वेश्चन हुए मैंने सभी को इसमें कराया है। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उसी को कराया है। ये भी एक गेस्ट पेपर ही है जो मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ। एक ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर है। मैंने जो परचेस करा था तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है, जो मुझे लगा कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, उसी को मैंने कराया है। सो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे आप जो क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव मैंने करा दिया है। इसके बाद आपका जो रहने वाला है इसकी जितने भी पूरी ऑब्जेक्टिव है उसको मैं कराने वाला हूँ। तौसीफ़ फ़ारूक अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका खैर मकदम है। सो मैंने आपके सामने पूरी लाइव सेशन में पूरी आपकी कहकशा जो बुक है उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव थी सभी को करा दिया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने उसी को कराया है जो आपका इम्पोर्टेंट था। सो ये आपका लास्ट रहने वाला है। सो मैं दिखा भी देता हूँ आपके जितने भी क्वेश्चन है सभी को करा दिया है। मैंने यहाँ से शुरू करा था आपका जो यहाँ से नज़्म सेक्शन स्टार्ट था आपका, इससे पहले मैंने आपको कराया है नस्र सेक्शन से, यहाँ से कराया है। सो ये दो मार्क्स का आपके फाइनली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10 में से आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं सब्जेक्टिव में, जो 2 नंबर के आपके रहेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको सिर्फ 5 करने होते हैं। आपने इसको अगर से पढ़ लिया है तो इनफ है आपके लिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। अगर से आपने सही से इसको पढ़ा होगा, जो भी आपको याद होगा मैंने जो अभी को बताया है, इससे इनफ आपका नहीं आने वाला है। यानी कि ये आपका जो 5 क्वेश्चन है ये आपका फिक्स हो गया, आपका 10 मार्क आपकी मुट्ठी में अब हो गया है अगर से आपने इसको सही से देखा है तो। बिलीव मी, अगर से आपने इसको देखा है तो इतना आपका पक्का मार्क्स आने जा रहा है, ये 10 नंबर। और बकिया जो है 5 नंबर का जो आता है 3 क्वेश्चन आपका जो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद अब मैं आपको उसी को कराने वाला हूँ जिसको मैं बात कर ले, मैं उसको भी प्रोवाइड भी कर दूंगा एज ए PDF, और एग्जाम में आप उसको इजीली याद सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। मेनली उसमें से आते हैं जो अफसाना आते हैं या कोई भी ऐसा चैप्टर्स आपको दे देगा जो आपका उसका खुलासा लिखना होगा, उससे 1 नंबर 5 नंबर का एक वहाँ से मिल जाएगा आपको, और भी इससे रिलेटेड, यानी कि और कभी आपको गालिब के ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए या ऐसा कोई भी आपकी जो शायर हैं उस पर रोशनी डालने के लिए बोल दिया जाएगा। सो उससे भी क्वेश्चन आते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 6 में से 3 करने हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके हार्ड नहीं होने वाला है, डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला, आप 3 को ईज़िली चूज़ कर सकते हैं। और जो लॉन्ग का जो है अलग बात है, मैं इसके बाद इस लाइव सेशन के बाद वही कराने वाला हूँ। और कल आप लोग कल तैयार रहें 7 बजे। 7 बजे मैं सुबह आपका जो जितने भी कहकशा बुक है उसको 1 घंटे में, पूरे 1 घंटे में मैं सभी का ऑब्जेक्टिव, पूरे चैप्टर का करीब आपको 33 ऑब्जेक्टिव है, सॉरी चैप्टर से आपके कहकशा बुक में, जो कहकशा बुक है आपका हिस्सा 2 जो 12th कक्षा में पढ़नी है, 12 दर्जा में, तो उसकी जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को 1 हावर में नॉन स्टॉप चलेगी। आपको कल सुबह 7 बजे से
आप उसको देखें तो आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने आज जो बताया है इससे आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। सो इसके बाद जो लॉन्ग बचता है उसके लिए और एक जो है आपका मजमून मजमून है, और आपका जो तशरीह के लिए आता है, तशरीह के लिए जो शेर आते हैं, और मजमून में मैं आपको 5 या 4 गेस कर दूंगा, जिसमें एक तो आपका जान ही करते हैं कोरोना वायरस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड और भी जो जिसे आपका जो बकरीद है या ईद है, ये सब भी आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है, या सर्दी का मौसम एटसेट्रा, आप जितने भी है मैं इम्पोर्टेंट जो है आपको इस वीडियो के बाद लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद आपका मजमून, और उसके बाद शायरी की तशरीह, ये सब की 3 वीडियो मैं इसके बाद लाने वाला हूँ। आप उसके लिए तैयार रहें, और कल आप एकदम पक्का तैयार रहें। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे आप कल एकदम तैयार रहें। कल आपको एक फुल सेशन पूरी बुक का ऑब्जेक्टिव जितनी भी चैप्टर्स है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कहकशा बुक मेरे पास दस्तयाब है, ये देखें। हिस्सा नस्र से आप कहते हैं आते हैं जो खाका में से नज़ीर अहमद की जो है मजमून में भी आपको 3 पढ़नी है, इंसाइया में पढ़नी है, दस्तान, और जितने भी मैंने आपको जो पढ़नी है आपको, ये सभी बुक की ऑब्जेक्टिव मैं कल आपको 7 बजे लाइव कराने वाला हूँ। आप उस वक्त हाजिर रहें। और इसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको यहाँ बताया है, आपका ऐसे हो गया जिसको बोलते हैं मजमून, और आपका तशरीह करने के लिए जो शेर आता है वो, और जो भी इम्पोर्टेंट लगेगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज ए वीडियो। और नहीं तो अगर से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाए। 7 क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है 7 क्लासेस का ऑफिशियल, आप उस पर जाकर ज्वाइन हो जाए। मैं जैसा भी पेपर भी आता है या कुछ भी आपको जो इम्पोर्टेंस लगेगी एग्ज़ाम के लिहाज से, उसको मैं 7 क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पोस्ट कर दिया करूँगा। सो आप उस पर भी जाकर एक्टिव हो जाए। अगर से ज्वाइन नहीं किए हैं तो उस पर ज्वाइन हो जाएं और एक्टिव रहें, मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहूँगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला है, आप तैयार रहें। जो भी मैंने आपको बताया है आप इसको रिवीजन करते रहें, और याद नहीं है तो आप इसको लिख कर याद कर लें, ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप गालिब को जो आपको जो बुक में दी हुई है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप ज़रूर इसको याद रखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर एक बार याद कर लें, क्योंकि गालिब से क्वेश्चन आते ही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से बुक है। आपको बुक नहीं है तो मैं अपने चैनल पर डाउनलोडिंग करने का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोडिंग कर भी सकते हैं। सेम एज इट इज़ यही बुक को मैंने अपलोड कर दिया है एज ए PDF। सो 148 में जो गालिब का जो पढ़ना है आपका शेर, वो आपको ये गालिब के जो बारे में यहाँ पे दी हुई है, जैसा कि असदुल्ला खां गालिब के बारे में जितनी भी दी हुई है आप इसको याद कर लें, पढ़ लें, और पढ़ें ऐसा कि जो याद हो जाए। एक बार पढ़ें, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखा है। सो आप इस तरह से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है तो समय नहीं है, वक्त आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, आप इसको सिंपली एक बार पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद जो भी याद रहेगा आपको एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव इससे तो बन ही जाएंगी, और सब्जेक्टिव भी अगर से आता है, लॉन्ग में भी आता है, तो इसके बारे में जो पढ़े रहेंगे आप उसी को लिख देंगे। 2 पेज भी काफ़ी रहता है, अगर से आप 2 पेज भी लिखते हैं 1 लाइन छोड़ करके, तो वो भी इनफ है आपके लिए। सो अगर से ये भी चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखूँ, उर्दू पेपर्स को कैसे लिखा जाता है, किस साइड से लिखा जाता है, 1 लाइन छोड़ें या ना छोड़ें, ख़त कैसे लिखें, और जो दरख्वास्त कैसे लिखें, इस सब के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के भी शेयर करें। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बी हैप्पी एंड मेक अदर हैप्पी, बी पॉजिटिव। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।